साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी को रात में सदमा लग रहा है तो दिन में तारे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, कौन दिखा रहा है, ये आज बताने जा रहा हूं दोस्तों। और एक बात ये भी बताने जा रहा हूं, आप तो लगातार देख रहे हैं ना दोस्तों कि भाई सरकार बदली है, उसके बाद से टीएमसी में किस प्रकार की भगदड़ मची है। अब जो सरकार में आई है भारतीय जनता पार्टी, वो तो कार्रवाई कर रही है। अब क्या करें, उसमें जो भ्रष्टाचारी होगा, जो गुंडा एलिमेंट होगा, उस पर तो कार्रवाई होगी, वो तो कर रही है सरकार। लेकिन टीएमसी के भीतर भी भगदड़ मची है। अब एक तीसरी कहानी सामने आई है दोस्तों। ये तीसरी कहानी जानते हैं क्या है? जो विपक्ष है ना भाई, सिर्फ ममता बनर्जी विपक्ष नहीं है, बल्कि अन्य पार्टियां भी हैं, कई सारे लोग भी हैं, वो भी दिन में तारे दिखा रहे हैं ममता बनर्जी को। ये आज की असली कहानी है दोस्तों। और दो लोगों की चर्चा तो मैं जरूर करूंगा। एक है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के बंगाल में सबसे बड़े नेता। कैसे बदला चुकाया है दोस्तों, कितना गुस्सा भरा है इनके भीतर ममता बनर्जी के लिए, आज की कहानी में यह भी बताने जा रहा हूं। और दूसरा शख्स है हुमायूं कबीर। आप जानते हैं ना, हुमायूं कबीर को टीएमसी वालों ने बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, कुछ नहीं छोड़ा। वो हुमायूं कबीर किस तरीके से ममता बनर्जी को औकात दिखा रहे हैं, आज की कहानी में यह भी बताने जा रहा हूं। सबके सामने दोस्तों, बिना कुछ किए इन लोगों ने अंडा नहीं फेंका। अंडा तो आम जनता फेंक रही है, तो इन लोगों ने क्या किया है, आज यही बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम लिखिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी हो। और साथ में लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। एचवी शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड कर दिए। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, कैसे औकात दिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता में रहने वाले लोग ही मजे लेते हैं, जो विपक्ष में होता है ना वो भी मजे लेते हैं। कैसे, इस टू विंडो में देखिए। भूल तो नहीं गए हुमायूं कबीर को दोस्तों, दौड़ा दौड़ा करके उनकी कार पर हमला किया गया था। भाजपा वालों को तो मारा ही था टीएमसी वालों ने। हुमायूं कबीर को परेशान करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और जिस दिन मतदान था दोस्तों, मैं विजुअल नहीं दिखाना चाहता, इतने पत्थर मारे, इतने फेंके, मतलब समझिए कि लगा कि अच्छा मुस्लिम बहुल एरिया में हुमायूं कबीर भी सुरक्षित नहीं है। आज वही हुमायूं कबीर जानते क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी से? आइए ममता जी, मेरी सीट पर चुनाव लड़ लीजिए और यहां से विधानसभा चले जाइए, हम आपको भिजा देंगे। ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं। अब कहानी क्या है दोस्तों, जरा उसको ध्यान से देखिए। ये जबरदस्त कहानी है। कहानी ये है दोस्तों कि हुमायूं कबीर ने, जिसको टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया था, वो हुमायूं कबीर ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि आप तो चुनाव जीत नहीं पाई, आप ऐसा है मैडम, मेरी सीट से चुनाव लड़ लीजिए। अब क्या हुमायूं कबीर इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं दोस्तों, हुमायूं कबीर 2 सीटों से चुनाव जीते हैं और उसमें से एक सीट है नौदा और दूसरा है रेजी नगर। तो भाई 2 है तो एक तो छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे शुभेंदु अधिकारी 2 सीट से चुनाव लड़े, तो एक तो भवानीपुर और नंदीग्राम, तो नंदीग्राम उन्होंने छोड़ दिया। उसी तरीके से रेजी नगर से हुमायूं कबीर ने इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, हुमायूं कबीर ने पहले से ही ऐलान कर दिया कि जो दूसरा सीट है रेजी नगर, वहां से हम अपने बेटे को लड़ाएंगे। यह हुमायूं कबीर ने कहा है कि रेजी नगर से अपने बेटे को लड़ाएंगे। लेकिन इसके बाद भी वो ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि अगर आप यहां लड़ेंगी, मैं आपके लिए सीट खाली कर दूंगा, अपने बेटे को विड्रॉ कर लूंगा। यह औकात दिखाई है ममता बनर्जी को। जरा इनका बयान सुन लीजिए।
रेजीनगर और नौदा जीता तो नौदा रख दिया, रेजीनगर में रिजाइन कर दिया। तो मैं रेजीनगर में मेरा बेटा को मैं उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, किंतु ममता बनर्जी को चाहिए, ममता बनर्जी को ही मेरे को खास बोलेगी तो मैं ममता बनर्जी को ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा दोस्तों, बंगाल में दलों के बीच, नेताओं के बीच और जो कार्यकर्ता है उनके बीच कितना नफरत का भाव ममता बनर्जी ने भर दिया है, आप भी देख रहे हैं। मतलब एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करना। अरे गांव में बैठा हुआ टीएमसी का सरपंच भी पूरे गांव को लूट लिया, इस लेवल पे काम किया है। अगर इन परिस्थितियों में दोस्तों हुमायूं कबीर ये कहते हैं तो मुझे तो अच्छा लगता है। ये तो गजब की बात हो गई। अब इसको किसी भी तरीके से देखिए, आप चाहें तो कमेंट में बोलिएगा कि क्या वास्तव में वो देना चाहते हैं, दे देंगे, क्या वास्तव में वो ममता बनर्जी को उनकी औकात दिखा रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम जा सको, नंदीग्राम में लड़के चले जाओ, नहीं लड़ सकते। ये कह रहे हैं कि रेजीनगर में, अच्छा वो कह रहे हैं कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन अगर वो बातचीत के लिए बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, ये भी कह रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आप गठबंधन कीजिएगा, बोलता ना, ममता के साथ गठबंधन बहुत मुश्किल है। वो तो ये भी बताते हैं कि शपथ ग्रहण के दौरान उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात हुई थी, वो उनके पास मिठाई देने के लिए उनके कक्ष में भी गए थे। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि ममता बनर्जी को इनसे सीखना चाहिए। आप जब सत्ता में थी तो दिन भर नफरत फैलाती थी, आप सत्ता से बाहर हैं तब भी नफरत फैला रही हैं। अरे आपको हुमायूं कबीर से सीख लेना चाहिए कि कैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, ये राजनीतिक शत्रुता नहीं होती, दुश्मन नहीं है भाई, सियासी तौर पे आप विरोधी हैं, आपकी अपनी विचारधारा, उसकी अपनी विचारधारा है। हालांकि ममता बनर्जी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है, और जो पार्टी विचारधारा से नहीं जुड़ी होती ना दोस्तों, वो तो बर्बाद होती ही है, जैसे हो रही है ममता बनर्जी की पार्टी। अब देखिए, ये तो हुमायूं कबीर ने लिया दोस्तों, जरा अधीर रंजन चौधरी पर लेकर आता हूं। आप जानते हैं बंगाल की कांग्रेस और जो सेंटर की कांग्रेस है, दोनों अलग दिशा में चलती है, ये इधर ये इधर। लेकिन अभी राहुल गांधी को छोड़ दिए, उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, और वो बड़े गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं। पता है क्या कह रहे हैं कि टीएमसी का तो पतन निश्चित था, लेकिन उन्होंने साफ साफ एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के जो भी नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। वो बता रहे हैं कि एक दिन दगा देकर ये लोग चले गए थे, अब ये वापस आएंगे तो हम सबको ले लेंगे। बयान सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। ये से दावा करूंगा कि बंगाल में जितने आम कार्यकर्ता है दूसरे सारे पार्टियों, खासकर सत्तारूढ़, खासकर टीएमसी पार्टी, उन सबको मैं जरूर ये सलाह देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अगर कुछ करना है तो सब कांग्रेस में शामिल हो जाइए, कांग्रेस आपके लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। और अधीर रंजन चौधरी ये भी कहते हैं दोस्तों कि जो काम ममता बनर्जी ने कभी कांग्रेस पार्टी के साथ किया, आज वही काम तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी करेगी। वही हो रहा है उनके साथ जो उन्होंने किया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के मन में इतनी कटुता क्यों है दोस्तों? भाई देखिए क्या है, जो काम बंगाल में टीएमसी के साथ हो रहा है, वही काम तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ, वही काम तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, और भी जगह हुआ। कहीं कांग्रेस ने कभी भी ऐसा खुल्लम खुल्ला कहा है कि आप चाहें तो मेरी पार्टी में आ जाइए? और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। भाजपा ने साफ कह दिया है कि हम किसी को नहीं लेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया है दोस्तों। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं तो उसकी वजह बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 याद कीजिए, बहरामपुर लोकसभा सीट से ये उम्मीदवार थे, सबसे बड़ा चेहरा। और उस समय अधीर रंजन चौधरी क्या थे दोस्तों? भूल तो नहीं गए?
लोकसभा में नेता विपक्ष जो अभी राहुल गांधी है ना, वो थे ये, लेकिन चूंकि 10% सीटें नहीं थी तो वो तमगा नहीं मिला, मगर यही नेता थे कांग्रेस के। उस नेता के खिलाफ ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया। एक ही मकसद था, बहरामपुर में मुस्लिम बहुल एरिया है दोस्तों, यूसुफ पठान को लेकर आए। कोई सोच ही नहीं सकता था। अधीर रंजन चौधरी के लिए तो वो मतलब संभव ही नहीं था। अधीर रंजन चौधरी उस समय क्या कहते थे मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक वोट काटने के लिए यूसुफ को बहरामपुर भेजा है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इस व्यक्ति ने कभी भी मोदी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। मतलब यह अधीर रंजन चौधरी जानते थे कि जितना मोदी को जो गाली देगा वही उतना बड़ा नेता विपक्ष का बन जाएगा। और अधीर रंजन चौधरी ने दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने में शब्दों की सारी मर्यादा तोड़ दी थी, यह भी याद रखिए। उनके खिलाफ यूसुफ पठान को उतारा गया दोस्तों। और आप याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी के बारे में मैं आपको बता दूं, 1999 से लगातार 5 बार इस सीट से जीतते आए, लगातार 5 बार। 1999, 2024 में मतलब 25 साल के बाद यूसुफ पठान को यहां से उतार दिया। और जानते हैं यूसुफ पठान कितने वोटों से जीते? 85,022 मतों से जीत गए और अधीर रंजन चौधरी का 25 साल पुराना किला ध्वस्त कर दिया। अच्छा, ममता बनर्जी सिर्फ अधीर रंजन को हराना नहीं चाहती थी कि ऐसा नहीं कि इनको हरा दो, वो तो हरा सकती थी, उनको जलील करना था। इसलिए कहां से उम्मीदवार लेकर आए? गुजरात से लेकर आए। दिन भर गुजरात के खिलाफ जहर उगलती थी ना। हाँ भाई, आप आखिरी समय तक देखिए, गुजरात गैंग, गुजरात लॉबी, यही सब कहा ना। ये तो आखिरी मतदान के आखिरी समय तक कहते रहे, लिखते रहे अभिषेक बनर्जी ने भी। आप सोचिए, और उस परिस्थिति में अधीर रंजन चौधरी को गुजरात से एक व्यक्ति लाकर, यूसुफ पठान को लाकर 85,000 वोटों से हरा दिया, जलील किया। आज अधीर रंजन चौधरी उसी का बदला ले रहे हैं। अब आप समझ गए, दो नेता, एक तो हुमायूं कबीर और दूसरा अधीर रंजन चौधरी, दोनों वक्त का इंतजार कर रहे थे। आज टीएमसी के लोग बागी हैं। भाजपा की सरकार गुंडों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता भी ममता बनर्जी को बख्शने को तैयार नहीं है दोस्तों, तो इस बात को समझिए कि प्रॉब्लम कहां पर है। ममता को एक और झटका लगा दोस्तों, और यह झटका स्टालिन से लगा है। खबर क्या है सुनिए। भाई, ममता बनर्जी जब चारों तरफ से घिर गई हैं तो उनको याद आ रही है इंडी गठबंधन की। अभी तक ये बड़ा दूर 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 करती थी, कौन इंडी गठबंधन, ऐसे यही ना बोला जाता था, और खुद नेता बनना चाहती थी, यही बोलती थी। अब कुछ बचा नहीं, सब धीरे धीरे ढह रहा। अब सबको बोल रही है, फोन कर रही है, आ जाओ इंडी गठबंधन बैठक करेंगे, 8 तारीख को करेंगे, 8 जून को। बस आज समझ लीजिए 5 है, 3 दिन के बाद। अब आप सोचिए दोस्तों, इंडी गठबंधन की बैठक इससे पहले कब हुई है, याद भी नहीं होगा। भाई, लोकसभा चुनाव के बाद तो कभी हुई नहीं है, लोकसभा चुनाव के भी पहले कब हुआ ये भी आपको याद नहीं होगा। अब जाके हो रहा है, तो आप समझिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से, कहीं जैसे तिनके का सहारा होता है ना, वो तिनका ढूंढ रही है। झटका क्या लगा जानते हैं? झटका ये लगा है दोस्तों कि स्टालिन ने, डीएमके ने इस बैठक में आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। डीएमके ने एकदम से मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि ये ममता बनर्जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो खुद खत्म हो चुके हैं। स्टालिन तो अपना चुनाव हार गए, डीएमके पार्टी बुरी तरह से हारी है। उसके लिए भी एक सहयोगी की तलाश है, तब भी नहीं आ रही है। वो कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस के लिए है दोस्तों, ये डीएमके के लिए है, ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और ये झटका क्यों महत्वपूर्ण है, एक और वजह बता देता हूं
कि इसके सांसद टुकड़ों में बट रहे हैं दोस्तों। आप जानते हैं ना, बागी हो रहे हैं टीएमसी के सांसद, उनको फिर से जो भी विधेयक है वो सब पारित करना है। डीएमके अगर इधर साथ जाए, ये सीधे सीधे ममता बनर्जी के लिए झटका है दोस्तों। तो ये तीसरा झटका, हुमायूं कबीर, अधीर रंजन और तीसरा स्टालिन। अब देखिए, इनके हिस्से का एक नेता रिजू दत्ता, वो भी चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं ममता बनर्जी को। ये कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ये तो वो व्यक्ति है जिसने पहले दिन ही पाला पलट लिया, बदल दिया, एकदम से रास्ते बदल दिए। और रिजू दत्ता ममता बनर्जी को यह समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अगर समय रहते आप नहीं समझे, नहीं संभले, तो फिर बस बोर्ड में तख्ती लटकी रह जाएगी ममता बनर्जी, कुछ बचेगा नहीं, सब छोड़ के भाग जाएंगे। अब इस बीच दोस्तों आपको कुछ चीजें बताता हूं। क्या बंगाल में सिर्फ यही हो रहा है? क्या बदले की कार्रवाई हो रही है? नहीं, बहुत सारे काम हो रहे हैं दोस्तों। मैंने कम से कम 10 काम आपको दिखाए हैं। फ्लाईओवर कोलकाता कितने कम समय में हो गया, जिसको बरसों से अटकाई हुई थी। आज की 2-3 खबरें आपको बता देता हूं। पहला, अन्नपूर्णा भंडार योजना, उसकी औपचारिक शुरुआत कर दी गई है दोस्तों। ममता बनर्जी ने बढ़ाकर 1000 से 1500 और 1600-1700 किया था। भाजपा सरकार ने वादा किया हम 3000 रुपए देंगे जो महिलाएं होंगी। ममता बनर्जी बोलने लगी कि अरे ये कैसे करेंगे, यहां तो बने बेकार है, ये जुमला पार्टी, यही कह रहे थे ना। ट्रांसफर शुरू हो गया 1 महीने के अंदर, 4 मई और आज समझिए 5 जून, मतलब 1 महीने के भीतर ही। तो कल की खबर आपको दिखा रहा हूं, कल परसों की, 28 लाख से अधिक महिलाओं को दोस्तों 3-3 हजार रुपए ट्रांसफर करने शुरू कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए। कई सारे मंत्री भी आपको दिख रहे हैं, जिसमें किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, ये सारे लोग हैं। अब ये क्या है दोस्तों, ये समझिए। प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है, 1 नेशन 1 एप्लीकेशन, और वो भी सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के अनुरूप ऐसा अपनाने वाली ये 33वीं विधानसभा है। और इससे क्या होगा समझ लीजिए, पूरी की पूरी विधानसभा का काम पेपरलेस, यानी बिना कागज के, आधुनिक, पारदर्शी और तेज हो जाएगा। अब सोचिए, 32 विधानसभाओं ने अपना लिया, ममता बनर्जी अपनाने को तैयार ही नहीं थी। अरे दुश्मनी मान भी लो तो मोदी से होगी, अमित शाह से होगी। ये सारी चीजें क्यों रोके हुए थे? तो ये शुरू हो गया है दोस्तों। इसके अलावे और सुनिए, शुभेंदु अधिकारी सरकार 100 दिनों की रोजगार योजना जल्द शुरू करने जा रही है। और जो रोजगार योजना है ना मनरेगा, जिसको जी राम जी, वो कई सालों से बंद है, उसको भी शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। कई नियुक्तियां करने जा रही, इन सब का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये कहानी एक और है। अब आपको मैं आखिर में दोस्तों एक कहानी हरियाणा और बंगाल से जुड़ी हुई आपको दिखाता हूं। पहले आप एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में जो महिला दिख रही है ना, इसको गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसका नाम है ज्योत्सना बीवी। इसको कोर्ट में पेश किया गया, इसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। और क्यों गिरफ्तार किया अब सुनिए। इसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और जानते क्या कहा? देखिए कितना मने अंदर कुढ़न भरा हुआ है। इसने वीडियो में बताया कि उसने बीफ पकाया है, गोमांस पकाया है, और वो इसे पश्चिम बंगाल के हिंदू मुख्यमंत्री को खिलाना चाहती है। यह मुस्लिम महिला कह रही है। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने फिर आपत्ति जताई। साफ साफ पता चल रहा है कि इस वीडियो क्लिप का मकसद धार्मिक भावनाओं को भड़काना और आहत करना है। यह महिला बंगाल की रहने वाली है, बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर की। रह कहां रही है? गुरुग्राम में। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है।
33 साल की ये महिला है। कम से कम 8 जून को जब तक सुनवाई होगी अदालत में, तब तक तो ये जेल में ही रहने वाली है। और मैं आपको अक्सर कहता हूं ना दोस्तों, ये देखिए कार्रवाई हो रही है बंगाल में। देखिए एक लेटेस्ट चीज आपको बता दूं, मेदिनीपुर जिले के महिषादल से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ठगी और पैसे हड़पने का आरोप है। देखते जाइए, बस गिरफ्तारियां चल रही हैं। तो ये बंगाल की कहानी है दोस्तों। मैं जानता हूं कि बंगाल में लगातार और बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, नई नई कहानियां आ रही हैं। लेकिन यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है कि अगर विपक्ष का विपक्ष भी इस तरीके से मजे लेने लगे, उस पर हमला करने लगे, इसका मतलब यह है कि आपने 15 साल तक कितना दिल दुखाया है सबका, आम जनता का, नेताओं का, विपक्ष का, किसी को भी आपने नहीं बख्शा। आज सबका हिसाब किताब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को देना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड किए हैं। YouTube दोस्तों मेंबरशिप का भी ऑप्शन देता है, आप जुड़ते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।